मैं आचार्य अपर्णा तिवारी एक बार पुनः आप सबके अपने YouTube चैनल गणेशा एकल विद्यालय में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे से रह रहे होंगे और अपने जीवन को सफल बना रहे होंगे। आज हम आप सबको आचार्य पुस्तिका के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप सबको पता है, मैंने इससे पहले 2 वीडियो बना चुका है आचार्य पुस्तिका पर पार्ट 1, पार्ट 2 करके। आज मैं पार्ट 3 में आपको उसी के आगे आचार्य के बारे में बताऊंगी। आचार्य के गुण क्या होते हैं, आचार्य के कार्य क्या होते हैं। अगर आप सबने उस वीडियो को नहीं देखा हो, पिछले 2 वीडियो को, तो प्लीज़ जाइए आप लोग प्लेलिस्ट में और वहाँ से उस वीडियो को देखिए ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। और यदि आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आइए हम लोग पढ़ते हैं आचार्य के गुण। आचार्य का गुण कैसा होना चाहिए, क्योंकि आचार्य एक ऐसा इंसान होता है, एक ऐसा व्यक्तित्व होता है जो कि बच्चों का भविष्य बनाने का कार्य करता है। और वो उनके हाथ में 30 बच्चों का दायित्व होता है। वो 30 बच्चों का भविष्य उज्जवल करने का कार्य करते हैं। तो जाहिर सी बात है, ऐसे आचार्य इतना महान कार्य जब आचार्य कर रहा है तो ये भी जानना बहुत आवश्यक है कि उस आचार्य के अंदर क्या वो गुण है कि वो बच्चों के भविष्य को संवार सकता है। इन्हीं सारी बातों के बारे में आज हम आप सबके बीच में चर्चा करेंगे। तो आचार्य के गुण में सबसे पहले जो उसके अंदर होना चाहिए वो है आचार्य का चरित्र उज्जवल होना चाहिए। क्योंकि चरित्र है तो सब कुछ है, अगर चरित्र नहीं तो कुछ नहीं। इसलिए सबसे पहले आचार्य अपना चरित्रवान होना चाहिए। इसके बाद गांव के सब लोगों का उस पर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि ग्राम समिति उसे जब बनाती है तो सबका संपूर्ण जब गांव वालों का उस पर भरोसा होगा और सबको पता होगा कि ये बच्चों को अच्छे से शिक्षा दे पाएगी, तभी गांव की समिति उसका चुनाव करेंगे। और एक आचार्य में ये सारे गुण होने बहुत आवश्यक है। उसमें सेवा भाव होना चाहिए। स्थायी भाव से एकल विद्यालय, आचार्य के अंदर सेवा भाव होना चाहिए और स्थायी भाव से एकल विद्यालय का सेवा करने का वो संकल्पना करे। ऐसे आचार्य का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि आप सबको पता है, मैंने पहले ही बताया है कि एकल में काम वही इंसान कर सकता है जिसके अंदर सेवा भाव हो। यदि आचार्य 1000 के लालच में काम करेगा तो वो कभी सेवा भाव से बच्चों को अच्छे से शिक्षा नहीं दे पाएगा, न वो अपने काम को अच्छे से कर पाएगा। इसलिए आचार्य संपूर्ण एकल अभियान का यदि हम बात करें स्तंभ क्या है तो आचार्य है। और यदि आचार्य ही आपका सही नहीं होगा तो आपका कोई भी कार्य या आपका संगठन नहीं चल पाएगा, कोई भी संगठन हो। तो इसलिए आचार्य का अच्छा होना बहुत आवश्यक है। इसलिए कहा गया है कि आचार्य के अंदर सेवा भाव होना चाहिए और वह स्थायी रूप से, ना कि इधर उधर विचलित उसका मन हो, पूर्ण अस्थायी रूप से एकल की सेवा में लगा होना चाहिए। ऐसे भाव जिस आचार्य के मन में हो उसी आचार्य का चुनाव करना चाहिए, या आचार्य के अंदर ये गुण होना बहुत आवश्यक है। दूसरा गुण यह है कि आचार्य को सदा नई नई बातें सीखकर अपनी योग्यता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि हमारे बड़े लोग भी कहते हैं, या कहीं ना कहीं लोग स्कूली शिक्षा लिए होंगे तो वहाँ पर टीचर हमें बताते हैं कि हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए और सीखना ही जिंदगी का तजुर्बा है, या सीखना ही जिंदगी का मकसद है। लाइफ में इंसान हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो एक आचार्य को भी सदा कुछ ना कुछ नई चीजें सीखना चाहिए स्वाध्याय से, ताकि वो बच्चों को कुछ नई चीजें बता सके और अपनी योग्यता को भी बढ़ा सके। इसलिए आचार्य के अंतर्गत ये उत्सुकता होनी चाहिए कि वो हमेशा नई नई चीजें सीखता रहे। अगला पॉइंट जो हमारा है, आचार्य को सुंदर लिखने और शुद्ध पढ़ने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि आगे चल के आचार्य क्या करेगा, एक बच्चों को पढ़ाएगा। यदि तो इसलिए आचार्य जब बोर्ड पे कुछ लिख रहा है या बच्चों को कुछ पढ़ के सुना रहा है तो उसकी वाणी में और उसके लिखावट में अस्पष्टता होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, ताकि बच्चे और जो भी सुन रहा है वो उसे अच्छे से समझ पाए। तो इसलिए आचार्य की लेखनी जो है वो सुंदर और स्पष्ट होनी चाहिए। उसका पढ़ाया हुआ सुंदर व स्पष्ट होना चाहिए ताकि बच्चे उसे समझ सके और जानकारी ग्रहण कर सके। अगला पॉइंट है, आचार्य को बच्चों को स्नेह उत्साहित करना चाहिए। यदि यदि कोई बच्चा मान लीजिए पढ़ने में तेज नहीं है तो आचार्य के अंदर ऐसा गुण होना चाहिए कि वो बच्चों को स्नेहपूर्वक उत्साहित कर सके कि बेटा आप पढ़ो, ना कि गुस्से से डांट के मार के। बच्चों को ऐसा प्यार करना चाहिए कि वो आपके घर का बच्चा है, वो प्रत्येक 30 बच्चे आपके अपने बच्चे हों, ऐसा मन में भाव रख करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए और उनके उत्साह का वर्धन करना चाहिए। ऐसे गुरु वाला होना आचार्य चाहिए। फिर आचार्य को बच्चों के साथी की तरह उनके साथ खेलना चाहिए, हंसना और बात करना चाहिए, साथ ही उनके सही मार्ग पर भी दिखाना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो आचार्य होता है वो अपने बच्चों के साथ एक दोस्त के तरह रहे, ताकि उसे कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो तो बेझिझक आपसे आकर के कह सके। आप बच्चों के बीच में इस तरह से मत रहिए कि उन्हें लगे ये तो मेरे टीचर है या ये आचार्य दीदी है, इनके पास यदि हम जाएंगे तो ये मुझे मारेंगी, मुझे डांटेंगी, वो आपसे कोई समस्या ना बता पाए। इसलिए आचार्य को समय समय पर बच्चों के साथ खेलना भी चाहिए, हंस बोल के बात भी करना चाहिए और हंस के बोल के उन्हें एक सही मार्ग दिखाना चाहिए, ताकि बच्चे हमेशा उनका विकास हो सके और निरंतर आगे बढ़ सके बिना डर के, बिना झिझक के। कहते हैं कि जब ये बात पेरेंट्स पे भी लागू होती है कि जब बच्चे, ये तो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे हो, पेरेंट्स हो या फिर आचार्य हो या कोई भी हो, सबको अपने बच्चों के साथ एक दोस्त की तरह से समय समय के हिसाब से आपको अपना दायित्व भी परिवर्तन कर लेना चाहिए। दायित्व परिवर्तन तो नहीं होगा, मेरा मतलब है उनके हिसाब से आपको ढल जाना चाहिए। जब बच्चा आपका बड़ा हो जाए तो उसके साथ एक दोस्त के जैसा व्यवहार करना चाहिए, ताकि बच्चा आपका कहीं इधर उधर ना भटके और वो जाके अपनी बातों को अपने पेरेंट्स से, अपने आचार्य से या अपने अभिभावक से जाके बता सके, ताकि आपका बच्चा किसी गलत मार्ग पर ना जाए और समय रहते आप उसे सुधार सके। तो ये पॉइंट जो है बहुत सही है और इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए समस्त व्यक्ति को जो भी मेरा वीडियो देख रहा हो।
इसके बाद आचार्य को अभिभावकों के साथ विनम्रता का व्यवहार करना चाहिए। आचार्य में नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए। इसके बाद आचार्य का जो अगला अगला गुण है वो होना चाहिए, क्योंकि आचार्य के बच्चे समय समय पर वहाँ पर आते रहते हैं या आचार्य बच्चों के यहाँ जाना मतलब जाता रहता है, तो आचार्य के अंदर अभिभावक के प्रति सम्मान होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। कहीं भी वो किसी भी बच्चे के घर पर यदि जा रहा है तो बहुत ही विनम्रता के साथ उनसे बात करना चाहिए, उनसे व्यवहार करना चाहिए। और अगला पॉइंट है आचार्य में नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए। आचार्य के अंदर ये गुण होना बहुत आवश्यक है ताकि वो किसी भी कार्य को करने की क्षमता रख सके और लोगों को सद्मार्ग दे सके, किसी भी कार्य का नेतृत्व कर सके कि इस कार्य को किस प्रकार से करना है, यदि आप ऐसा करोगे तो आप सफल होगे, इत्यादि गुणों से युक्त आचार्य का होना बहुत आवश्यक है। या ये जितनी भी बातें मैंने बताई है यह एक आचार्य के अंदर होना बहुत आवश्यक है। तो सभी आचार्य से मैं कहना चाहूंगी कि आप लोग देखिए क्या आपके अंदर ये सारे गुण हैं, अगर नहीं है तो प्लीज ये सारे गुण आप अपने अंदर लाइए। ये गुण जो है वो आपके सिर्फ एकल तक ही नहीं सीमित रह जाएगा, ये आपके पर्सनल लाइफ में भी बहुत काम आने वाला है। इसके बाद अब हम बात करेंगे आचार्य का कार्य क्या है, वो प्रतिदिन विद्यालय में क्या करता है या उसे क्या करना चाहिए, इन सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे। प्रतिदिन एकल विद्यालय में पढ़ाना, आचार्य का कार्य क्या है हम बताएंगे आपको। तो आचार्य का कार्य है कि वह प्रतिदिन विद्यालय में जाकर के बच्चों को पढ़ाए और विद्यालय परिसर को साफ और सुंदर बनाए रखना, ये काम किसका है, आचार्य का है। क्योंकि कोई भी इंसान कहीं भी रहता है, आप लोग अपने घर पे रहते हो उसकी साफ सफाई करते हो, तो विद्यालय जब आपका विद्यालय भी आपका घर है और विद्यालय के बच्चे आपके परिवार हैं, तो उस परिवार में भी उस परिवार के स्थान पर भी साफ सफाई होना बहुत आवश्यक है। और कहते हैं साफ सफाई होगी तो कोई बीमारी भी नहीं आएगी, देखने में अच्छा लगेगा और मन भी आपका शांत रहेगा, बच्चों का पढ़ने में मन लगेगा और आपका पढ़ाने में मन लगेगा, इसलिए विद्यालय परिसर का साफ सुथरा होना बहुत आवश्यक है। अगला पॉइंट है पढ़ने के पूर्व प्रतिदिन कार्य की योजना बनाना और तैयारी करना, बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप अपने लाइफ में सफल होना चाहते हैं तो आपको एक दिन पूर्व ही आपको क्या करना है, कैसे करना है, इन सारी बातों को पहले से एक डायरी में नोट कर लेना चाहिए ताकि आप अपने कार्य को सफलतापूर्वक अच्छे से कर सके और आपका हर कार्य सफल हो और लाइफ में आप अपने हर लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इसलिए आचार्य का कार्य है कि वो बच्चों को अगले दिन क्या पढ़ाएगा उसकी जानकारी पूर्व ही उसके पहले ही दिन निर्धारित कर लेना चाहिए कि बच्चों को मुझे कल ये पढ़ाना है, उसकी योजना बना लेनी चाहिए, उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। जो टॉपिक आपने लिया है उस टॉपिक से संबंधित कुछ आप उन्हें प्रैक्टिकली बता सकते हो या नहीं बता सकते हो इत्यादि। जैसे आप उन्हें पोषण वाटिका के बारे में बता रहे हो या आप उन्हें कोई हस्तशिल्प बता रहे हो तो उसकी योजना आप पहले से ही बना सकते हो। अगर आप हस्तशिल्प बता रहे हो तो आप ये कर सकते हो, उससे संबंधित कोई पिक्चर हो सकती है, जितनी भी सामग्री है उससे पहले ही एडवांस में आप अच्छे से रख लीजिए ताकि आपको उस टाइम ना खोजना पड़े। यदि आप जैसे मैंने बताया पोषण वाटिका के बारे में बता रहे हो तो हो सके तो बच्चों को उन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली आप दिखा सकते हो। तो इन सारी चीज़ों को आप तैयारी करके पहले ही निर्धारित करेंगे तभी आपका कार्य सफलतापूर्वक हो पाएगा। इसके बाद बच्चों के माता पिता के साथ संपर्क रखना, क्योंकि बच्चे कि माँ पिता जब बच्चों को बाहर भेज देते हैं तो हो सकता है बच्चे आपसे झूठ बोल रहे हो या आप बच्चों को नहीं समझ पा रहे हो, तब यदि वह आचार्य बच्चों के पेरेंट्स से जाके मिलेगा तो उन्हें कई चीज़ें जानने को मिलेगी, बच्चों को समझने की क्षमता बढ़ेगी और बच्चे पढ़ रहे हैं उनके अंदर कोई सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बच्चों के फैमिली के बीच में भी एक आचार्य का फिर मान सम्मान बढ़ेगा, लोग उसका रिस्पेक्ट करेंगे। इसलिए समय समय पर आचार्य को बच्चों के पेरेंट्स से मिलते रहना चाहिए। इसके बाद हमारा एकल शीर्षक के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रमों को अपने गाँव में क्रियान्वित करना चाहिए। जो भी एकल के कार्यक्रम बताए जाते हैं हमें हमारे बड़े वरिष्ठों के द्वारा, उन सभी कार्यक्रमों को अपने विद्यालय ग्राम में क्रियान्वित करवाना आचार्य का कार्य होता है। फिर प्रशिक्षण व अन्य कार्यक्रम में नियमित रूप से भाग लेना, मतलब जो भी प्रशिक्षण कार्य होता है 3 दिवसीय या फिर 7 दिवसीय या 10 दिवसीय, जितने भी दिवसीय प्रशिक्षण का निर्धारण होता है वरिष्ठों के द्वारा, उन सभी प्रशिक्षणों में आचार्य का नियमित रूप से उसमें भाग लेना चाहिए, वहां पर जाना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए, सीखना चाहिए ताकि आप अपने गांव में चीज़ों को लागू कर सके। इसके बाद अपने अध्ययन और क्षमता के विकास का क्रम जारी रखना चाहिए और प्रत्येक आचार्य को ही नहीं अपितु सब इंसान को अपने लाइफ को अच्छा बनाने के लिए अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। यदि आप किसी भी चीज़ का अध्ययन करते हो तो आपके समझने का, आपके विकास का क्षमता बढ़ता है। तो आप नई नई चीज़ें सीखोगे, अध्ययन मतलब पढ़ाई करोगे तो नई नई चीज़ें सीखोगे और जब नई नई चीज़ें सीखोगे तो आपके विकास होगा और आपकी जानकारी की क्षमता भी बढ़ेगी। इसके बाद गांव के युवक युवतियों तथा ग्राम समिति के साथ संपर्क रखना। जो भी ग्राम के युवक हैं, युवतियां हैं, जो भी ग्राम समिति है, समय समय पर आचार्य को उनके घर आना जाना चाहिए, उन्हें अपने घर पे बुलाना चाहिए, उनसे बातचीत करना चाहिए, कैसे चीज़ों को और अच्छा किया जा सकता है, क्या करें कि अपने एकल का और विकास कर सके, कैसे पढ़ाएं कि बच्चे और अच्छे से जानकारी ग्रहण कर सके, क्या करें कि इस कार्यक्रम को और अच्छा बना सके, इत्यादि बातों पर आप युवक युवतियों से या अपने ग्राम समिति से या जो भी समिति आपने बनाया है उन सबसे चर्चा कर सकते हैं। उससे उन्हें भी अच्छा लगेगा कि हमारा आचार्य जो है वो हमसे बातचीत करता है, हमारी राय लेता है। इसके बाद गांव के अन्य विकास कार्य खड़े करने में सहायता करना, जैसे वयस्क शिक्षा, और इसके बाद धीरे धीरे एकल की सहायता से उन वयस्क बच्चों, उन मतलब बड़े लोगों को भी पढ़ाना चाहिए जो नहीं जानते हैं और लोग उनका फायदा उठा लेते हैं। और आए दिन आपको तो भ्रष्टाचार दिख ही रहा है कि लोग यहाँ पर कोई किसी का नहीं होता है, सिवाय अपना भला सब लोग देखते हैं। तो ऐसे स्वार्थी भरे कलयुग में लोगों का स्वयं जागरूक होना बहुत आवश्यक है। तो आप ऐसे वयस्क को भी शिक्षा दे करके उन्हें जागरूक बना सकते हैं, उन्हें
खेलकूद, सत्संग का कार्य, योग केंद्र, ग्राम वेद इत्यादि कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए और उसमें सभी समिति का, आचार्य का, बच्चों का सबका सहभाग होना चाहिए ताकि कार्यक्रम आपका सफल हो सके। गांव के हर सुख दुख व खतरे के समय संगठित रूप से उचित कार्य वही करना चाहिए। गांव में कोई भी सुख हो, दुख हो, कोई भी खतरा हो तो उसमें आचार्य और ग्राम समिति का होना बहुत आवश्यक है। उसमें जैसा भी उनसे हो सके वो उनकी हेल्प करे, उनके सुख दुख में शामिल हो, ऐसे भाव होने चाहिए आचार्य के अंदर। फिर यह कार्य भी करना है आचार्य को। फिर विकास के अधिकारी, डॉक्टर, कृषि अधिकारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, आशा कार्यकर्त्री, अन्य अन्य समाज सेवकों आदि लोगों से संपर्क बनाकर रखना चाहिए। आचार्य को इतने लोगों से संपर्क करना आवश्यक है। एक विकास अधिकारी, समय समय पर आपको या आपके गांव वालों को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहती है जिसके लिए विकास अधिकारी से आपको समझना होगा, उनकी आवश्यकता होगी, इसलिए विकास अधिकारी का आपके पास नंबर होना चाहिए, उनसे संपर्क आपका होना चाहिए। फिर डॉक्टर, एक डॉक्टर की भी आवश्यकता होती है क्योंकि हो सकता है आचार्य के घर का या बच्चों के घर का या बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो तो वो तुरंत डॉक्टर से संपर्क कर सके और उनके इलाज समय पर करवा सके। इसके अलावा कृषि अधिकारी का भी नंबर आपके पास होना चाहिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का नंबर होना चाहिए, अन्य जितने भी समाज सेवी हैं उन सबका नंबर होना चाहिए, उनसे आपका संपर्क होना चाहिए, अच्छी तालमेल होनी चाहिए ताकि आप गांव का संपूर्ण विकास कर सके और अपना विकास कर सके। इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। आई होप आप सबको ये वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। और संपूर्ण आचार्य के अंदर ये सारे गुण होने चाहिए और अपने कार्य को जानने की उत्सुकता होनी चाहिए ताकि वो पूर्ण लगन से, तन मन से वो अपने कार्य को अच्छे से कर सके और एकल को आगे बढ़ा सके। धन्यवाद। जय श्री राम।